ठीक है, सिर्फ माइक्रो से उसको टर्न करके मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे ले आना है। ठीक है, बजट क्या हो सकता है या बजट क्या होता है, और क्या आप जाने अनजाने कभी बजट बनाते हैं, कभी आपने बजट बनाया है, बताइए। हाँ, आपके बजट का डेफिनेशन कमोडिटी की खरीद तक आ सकता है, बिल्कुल, कि आपको अगर कोई चीज खरीदनी है तो आप सबसे पहले उसका प्राइस देखते हैं, ठीक है, कि वो किन किन प्राइसेस में आपके पास में अवेलेबल है, और दूसरी चीज आप ये देखते हैं कि जितना प्राइस मुझे पे करना है उतना पैसा मुझे किस सोर्स से मेरे पास में क्या होगा, आ जाएगा। ठीक है, दो बातें आप देखते हैं कि आप जो कमोडिटी परचेज करने का सोच रहे हैं वो कमोडिटी आप कितने रुपए का परचेज करेंगे, कितने में आपके पास अवेलेबल होगा, और उसको खरीदने के लिए आपके पास में एंटीसिपेटेड सोर्स क्या क्या है, यही बात होती है। ठीक है, तो बजट का स्टार्ट कहां से हो सकता है, बजट का स्टार्ट एक सिंपल एक्सपेंडिचर के सोच से हो सकता है। ठीक है, बजट का स्टार्ट एक फैमिली के बजट प्लानिंग से हो सकता है। ठीक है, फैमिली मंथ का प्लान करते हैं, ठीक है, आपके मम्मी पापा मंथ का प्लान कर रहे हैं, ठीक है, कि मंथ में भाई मेरे पास ये पहले क्या होता है, फ्यूचर प्लानिंग होती है हमेशा, कि आगे आने वाले मंथ में मेरे पास में ये सोर्सेज ऑफ इनकम है, ठीक है, मेरे पास में लगभग इतना पैसा खर्च के लिए आएगा और मुझे इन सोर्सेज में उन पैसों को क्या करना है, खर्च करना है। तो आपके पास में एक एस्टिमेटेड स्टेटमेंट बन के आ जाता है, वो स्टेटमेंट आपको बताता है कि हाँ भाई आपके पास में ये सोर्सेज ऑफ रिसीट्स हैं और ये आपके पास में डायरेक्शंस ऑफ पेमेंट हैं। ठीक है, तो आप देख लो कि क्या आप ये काम कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। ठीक है, बजट का स्ट्रक्चर यही है। ठीक है, बजट कहाँ कहाँ बन सकता है, तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन, हर एक घर, ठीक है, हाउस होल्ड ऑर्गेनाइजेशन, म्यूनिसिपल ऑफिसेज, कोई भी ऑफिस, कहीं भी बजट बनाया जा सकता है जहां आपके पास दो चीजों का एंटीसिपेशन है। पहला आपके पास रेवेन्यू का एंटीसिपेशन है और दूसरा एक्सपेंडिचर का एंटीसिपेशन है। ठीक है, रेवेन्यू का एंटीसिपेशन आपको बताएगा कि मेरे पास में रिसीट्स कहां कहां से आ रही हैं, पेमेंट का एंटीसिपेशन आपको बताएगा कि मुझे खर्च कहां कहां करना है, और 3 सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं। ठीक है, कौन कौन सा सर्कमस्टांसेस होगा, सरप्लस, डेफिसिट और बैलेंस। ठीक है, सरप्लस, डेफिसिट, बैलेंस। सरप्लस का मतलब क्या, ठीक है, मेरे पास में जो एंटीसिपेटरी सोर्सेज ऑफ इनकम है वो क्या है, ज्यादा है। डेफिसिट, मेरे पास एंटीसिपेटरी सोर्सेज ऑफ इनकम कम है और मेरे पास जो पेमेंट के सोर्सेज हैं वो क्या है, ज्यादा है। और बैलेंस में क्या होता है, ठीक है, बैलेंस में दोनों इक्विवेलेंट होंगे, बैलेंस दोनों में इक्विवेलेंसी होगी, जितना पैसा आ रहे हैं उतना ही पैसा लगभग मेरा क्या होने वाला है, जाने वाला भी है। अब मैकेनिज्म ऑफ बजट, क्या मैकेनिज्म है बजट का, इंडियन गवर्नमेंट कौन सा मैकेनिज्म अडॉप्ट करती है और किस हिसाब से बजट आता है, क्लियर। तो बजट हमेशा क्या होता है, कहां पास किया जाता है, इंडिया में जो सिस्टम है डेमोक्रेटिक सिस्टम, उसके अंदर बजट कहां पास किया जाता है, इसका तो आपको भी पता है। बजट कहां पास किया जाता है, अपर हाउस में, लोअर हाउस में, लोअर हाउस में। ठीक है, लोअर हाउस का मतलब लोकसभा में। ये बजट डिजाइन कब होता है, ये बजट डिजाइन कब होता है, ऑब्वियस सी बात है जब इसको फाइनेंस मिनिस्टर रीड आउट करते हैं उससे पहले इसका ड्राफ्ट क्या हो जाता होगा, रेडी हो जाता होगा। ठीक है, ड्राफ्ट रेडी कैसे होता है बजट का, बजट का ड्राफ्ट, क्योंकि ये मैकेनिज्म नहीं पढ़ना है लेकिन आपको जानना चाहिए कि गवर्नमेंट बजट हम पढ़ने जा रहे हैं, डायरेक्ट गवर्नमेंट बजट पे कूद जाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि क्या मैकेनिज्म होता है, कैसे होता है। कुछ आइडिया बताइए, किसी को कोई आइडिया हो तो। क्या होगा, कोई एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होगी ना, ठीक है, कोई एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होगी जो किन चीजों पे काम कर रही होगी, किन चीजों पे काम कर रही होगी, मनी का इनफ्लो आउटफ्लो तो अभी होगा ही नहीं, क्योंकि एस्टिमेशन है ना बेटा बजट तो एक्चुअल मनी का इनफ्लो आउटफ्लो तो होगा नहीं। किस चीज के ऊपर काम कर रही होगी, एंटिसिपेशंस को गैदर कर रही होगी, सोर्सेस को निकाल रही होगी कि किन सोर्सेस से मुझे आगे आने वाले ईयर में मैं जिसका ड्राफ्ट बनाने जा रहा हूं या सरकार जिसका ड्राफ्ट बनाने जा रही है, कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जहां से सरकार को क्या आने वाला है, रेवेन्यू। ठीक है, कैश रेवेन्यू आने वाला है सरकार को। ठीक है, अब इसमें सरकार के जितने रेवेन्यू जनरेटिंग सोर्सेज हैं वो डिफरेंट किस चीज में बटे हुए हैं,
डिफरेंट डिफरेंट किस चीज में बटे हुए हैं, मिनिस्ट्रीज में बटे हुए हैं, डिपार्टमेंट्स में बटे हुए हैं। ठीक है, पहले आपको पता था कि इंडिया में यूनियन बजट अलग आता था, रेल बजट क्या होता था, अलग आता था। अब क्या कर दिया गया है, दोनों को ठीक है कंबाइन कर दिया गया है। तो गवर्नमेंट अपने डिफरेंट रेवेन्यू सेंटर्स समझते हैं, रेवेन्यू सेंटर्स नहीं समझते। ठीक है, मान लो कि आपके फैमिली में 2 बिजनेस है, कितना रेवेन्यू सेंटर हो गया, 2 रेवेन्यू सेंटर हो गया। मान लो गवर्नमेंट के पास में 10 अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, गवर्नमेंट के पास में कितने रेवेन्यू सेंटर्स हो गए, 10। आप समझ में आ गया रेवेन्यू सेंटर। कॉस्ट सेंटर समझ में आता है, या तो जिसको रेवेन्यू सेंटर समझ आ गया उसको कॉस्ट सेंटर समझ में आ जाएगा। कॉस्ट सेंटर का मतलब क्या हो गया, खर्च करने का डिफरेंट पॉइंट। ठीक है, तो गवर्नमेंट अपने रेवेन्यू सेंटर्स को डिटरमाइन करेगी और फिर गवर्नमेंट अपने कॉस्ट सेंटर्स को डिटरमाइन करेगी। अब बात समझ में आई। ठीक है, और ये दोनों ही क्या होगा, एंटीसिपेशन होगा या एग्जैक्ट होगा, एंटीसिपेशन होगा। ठीक है, अब डिपेंडिंग अपॉन द नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है, आपके रेवेन्यू सेक्टर्स क्या होंगे ये अलग अलग कंट्री के ऊपर डिपेंड करेगा, और कॉस्ट सेंटर क्या होंगे ये भी अलग अलग कंट्री के ऊपर डिपेंड करेगा, और प्रायोरिटी सेंटर क्या होंगे ये भी डिफरेंट कंट्रीज के ऊपर डिपेंड करेगा। प्रायोरिटी सेंटर समझते हैं, ठीक है, इंडिया का प्रायोरिटी सेंटर हमेशा क्या होता है, वेलफेयर। इंडियन बजट में जब भी इंडियन यूनियन बजट आता है हम लोग हमेशा क्या देखते हैं कि इंडिया का प्रायोरिटी सेक्टर हमेशा क्या हो जाता है, वेलफेयर। कभी वो एजुकेशन हो जाता है, कभी वो हेल्थ केयर हो जाता है, कभी वो स्पेसिफिकली वुमेन एजुकेशन हो जाता है, कभी अर्बनाइजेशन हो जाता है, कभी अपलिफ्टमेंट हो जाता है, कभी डिफेंस हो जाता है। मतलब हमेशा इंडिया का हर साल में एक प्रायोरिटी सेंटर हो जाता है, बाकी डिफरेंट कॉस्ट सेंटर्स हो जाते हैं, और फिर अलग अलग रेवेन्यू सेंटर्स होता है। ठीक है, प्रायोरिटी सेंटर का मतलब क्या, प्रायोरिटी सेंटर का मतलब क्या, मतलब जहां पे मैक्सिमम एक्सपेंसेस का गवर्नमेंट क्या कर रही है, एलोकेशन कर रही है। गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट सबसे पहले डिफरेंट रेवेन्यू सेंटर्स से एक एंटीसिपेशन कर रही है कि मुझे अगले फाइनेंशियल ईयर में या जो अगला बजट पीरियड है उस बजट पीरियड में मुझे इतना रेवेन्यू आने वाला है। क्या ये बात समझ में आती है? तो ये क्या हो गया, ये रेवेन्यू का एस्टिमेशन हो गया। hey, लड़का ठीक से बैठो, पफर का है, तुम्ही को कॉल है, स्ट्रेट बैठ, क्या वो नींद आ रहा है क्या? अच्छा ठीक है, लेट जाओ। तो डिफरेंट रेवेन्यू सेंटर्स हो गया। रेवेन्यू सेंटर्स के बाद गवर्नमेंट ने कॉस्ट सेंटर डिफाइन किया, और यही रेवेन्यू और कॉस्ट का सारा एस्टिमेशन गवर्नमेंट ने किसको दे दिया, गवर्नमेंट ने किसको दे दिया, ड्राफ्टिंग कमेटी को दे दिया। ठीक है, या ड्राफ्टिंग कमेटी के डिफरेंट सेगमेंटेशंस बिठा दिए आपने बोला कि भाई आप रेवेन्यू के ऊपर काम कर लीजिए, आप कॉस्ट सेंटर्स के ऊपर काम कर लीजिए, आप प्रायोरिटी सेंटर्स के ऊपर काम कर लीजिए, और लास्ट में सबकी रिपोर्ट को हम क्या कर देंगे, समराइज कर देंगे, मिला देंगे, एक ड्राफ्ट फॉर्मेट डाल देंगे। ड्राफ्ट फॉर्मेट को कहाँ डाल देंगे, ठीक है, ड्राफ्ट फॉर्मेट को हम फाइल अप करेंगे। ठीक है, इसको फाइल अप भी बोलते हैं। तो फाइल अप कहाँ होगा, किस मिनिस्ट्री के अंदर फाइल अप होगा, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्ट्री। जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं डिफरेंट मिनिस्ट्रीज से डेटा कलेक्ट होकर के कहाँ चला जाएगा, फाइनेंस मिनिस्ट्री में। फाइनेंस मिनिस्ट्री में उसको बंच अप कर देंगे, मतलब कि जिस डिफरेंट मिनिस्ट्रीज का जो भी डेटा होगा उसको प्रॉपर स्टेटमेंट के अंदर अपन क्या कर देंगे, डाल देंगे। और स्टेटमेंट के अंदर डालने के बाद हम क्या बना देंगे, हम बना देंगे बिल। ठीक है, एक बिल बनता है, आइए उसको बता देते हैं आपको क्या होता है वो। ठीक है, शायद ये किताब में आपके नहीं लिखा होगा, या कभी मैंने आपको शायद बताया भी होगा। फाइनेंस बिल, आप लोगों के साथ में कोई बजट आया है, आप लोग जब पढ़ रहे थे मेरे साथ में तो कोई बजट आया है। ठीक है, उसमें मैंने जरूर आपको फाइनेंस बिल या फाइनेंस बिल रीड करके बताया होगा मैंने। ठीक है, अगर कभी मैंने आपको भेजा भी, हाँ एक दिन मैंने क्लास में बताया था, जिस दिन बजट आया था उसके अगले दिन, ठीक है, फाइनेंस बिल मैंने रीड करके बताया था आपको। तो ये फाइनेंस बिल जो होता है, दिस इज द प्रोपोजिशन। प्रोपोजिशन का मतलब है क्या, प्रोपोजिशन का मतलब समझते हो, प्रोपोजिशन का मतलब प्रस्ताव। ठीक है, प्रोपोजिशन का मतलब प्रपोजल आप समझ लीजिए। ठीक है, एक तरह का प्रपोजल है, जिस प्रपोजल को यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर कहाँ रखते हैं, कहाँ रखते हैं, लोकसभा में, लोअर हाउस में। ठीक है, तो ये प्रोपोजिशन तब तक फाइनेंस बिल होता है, बाद में जब ये लोकसभा से पास हो जाता है और राज्यसभा से पास होकर के गवर्नमेंट कहाँ चला जाता है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास चला जाता है और उनका इसके ऊपर सिग्नेचर हो जाता है। तो ये प्रोपोजिशन फाइनल किस चीज में तब्दील हो जाता है,
एक्ट में तब्दील हो जाता है, ठीक है। और एक्ट में तब्दील होने के बाद जो बजट प्रोसीजर्स हैं, ठीक है, जो गवर्नमेंट ने चीजें बताई हैं कि हम इस बजट के अंदर करेंगे, वो सारी चीजें गवर्नमेंट क्या कर देती है, लागू कर देती है, ठीक है। तो हम लोगों को ये प्रोसीजरल सेगमेंट नहीं पढ़ना है, ठीक है। इनमें से जो बच्चे यूपीएससी के लिए जाएंगे उनको ये सारा प्रोसीजरल सेगमेंट पढ़ना पड़ेगा। क्या होगा? हाँ, पर तो सर क्लास ले रहे हो? नहीं क्लास, हाँ यहाँ क्लास ले रहे हैं सर। तुम नहीं 10th है। क्या हुआ बताओ? 9th में क्या एडमिशन लेगा? यस सर। तो 9th क्लास तो अभी चालू नहीं हुआ है, ठीक है, तुम एडमिशन करा दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? हाँ सर, बात किए थे सर से। तो 9th कितने बजे से सर बोले थे आने को? अच्छा ठीक, हम कर लेते, बात कर लेते। अरे देखो नहीं, रंजन आया हुआ है अपने भाई को लेकर। इसको नहीं पढ़ाएंगे हम, सब इतना टाइम लगेगा। क्या हो? ये सब कब से आ रहा है? अच्छा, ठीक है। तो डिफरेंट प्रोपोजिशंस को हम लोग क्या करते हैं, बजट सेगमेंट में, हो गया, बात हो गई, ठीक है। बजट सेगमेंट में इसको को हम लोग, गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट प्रपोज कर देती है। अच्छा, गवर्नमेंट जब बजट डालती है, ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट, जैसे यूनियन गवर्नमेंट का यहाँ पे यूनियन बजट की बात हो रही है, तो यूनियन गवर्नमेंट जब बजट प्रपोज करती है तो आने वाले फाइनेंशियल ईयर के बारे में बताती है या करंट फाइनेंशियल ईयर के बारे में बताती है? ठीक है, आने वाले फाइनेंशियल ईयर के बारे में डिटेलिंग करती है कि आगे आने वाले फाइनेंशियल ईयर में व्हाट आर द कोर रेवेन्यू जनरेटिंग एरियाज, क्या हमारे रेवेन्यू जनरेटिंग एरियाज होंगे, क्या हमारे कोर एक्सपेंस के एरियाज होंगे जहां पे हम खर्च करेंगे, क्या हमारा प्रायोरिटी एक्सपेंस का एरियाज होगा जहां पे हम खर्च करेंगे, हमने किन किन लोगों को प्रायोरिटी दी है, किन किन सेक्टर्स को प्रायोरिटी दी है, कहां हम कितना खर्च करने वाले हैं, और इससे रिलेटेड बाकी बातों को सरकार क्या करती है, लोगों के सामने रखती है, ठीक है। कैसे रखती है लोगों के सामने? तो बजट के थ्रू रखती है, बजट स्टेटमेंट के थ्रू रखती है। क्या बजट स्टेटमेंट पब्लिश किया जाता है? क्या बजट स्टेटमेंट कॉमन पर्सन पढ़ सकता है? ठीक है, पढ़ सकता है, बिल्कुल। क्या पूरा का पूरा प्रोसीजरल स्टेटमेंट जो ड्राफ्ट होता है, क्या वो ड्राफ्ट पब्लिक कर दिया जाता है? जी बिल्कुल, अब वो ड्राफ्ट पब्लिक कर दिया जाता है। आप फाइनेंस मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे जाकर के उस ड्राफ्ट की कॉपी को अगर चाहें तो निकाल के क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसीजर होता है। इस प्रोसीजर में गवर्नमेंट को दो बातें देखनी पड़ती हैं। दो बातें क्या देखनी पड़ती हैं? पहले ये देखनी पड़ती है कि गवर्नमेंट के पास जिन चीजों का ड्यू सर्टिफिकेशन होता है, मतलब सरकार को जहां से लगता है कि 100% रेवेन्यू आने वाले के चांसेस हैं, और जहां लगता है सरकार को कि मुझे 100% सर्टिनिटी है कि वहां पे खर्च होगा, सरकार वैसी चीजों को कंसीडर करती है, ठीक है। इसमें दो और बातें सरकार कंसीडर करती है। एक तो ये चीज कंसीडर करती है कि सरकार के पास में हो सकता है डेटा कलेक्ट करने, क्योंकि इट्स अ वेरी ह्यूज डेटा कलेक्शन प्रोसीजर, ठीक है, बहुत ह्यूज, ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स लगे हैं। तो हमारे पास में प्रोसीजरल एरर्स हो सकते हैं, हमारे पास में कैलकुलेटिव एरर्स हो सकते हैं। प्रोसीजरल एरर का मतलब होता है बेटा कि आपने जब डेटा कलेक्ट किया तो आपको डेटा कलेक्ट करने में कहीं कोई एरर रह गया, ठीक है। कैलकुलेटिव एरर्स का मतलब होता है जब आपने स्टेटमेंट्स बनाए, स्टेटमेंट डिवाइस और डिजाइन किए, तो वहां पे कोई एरर रह गया, तो सरकार बजट के अंदर इन एरर्स का भी प्रोविजन रख के चलती है कि अगर कोई एरर हो गया तो आप तुरंत उसको पिन पॉइंट ना कर पाए, ठीक है, या पब्लिक उसको पिन पॉइंट ना करे, ठीक है। और एक डेजिग्नेटेड डेट होता है, उस डेट पे यूनियन बजट क्या किया जाता है, गवर्नमेंट के लोअर हाउस एंड अपर हाउस में पब्लिश किया जाता है, उसको वहां पे रेटिफाई कराया जाता है, और फिर जाकर के बजट आपका क्या हो जाता है, इकोनॉमी के अंदर उसको प्रपोज करके फाइनलाइज कर दिया जाता है। ये प्रोसेस होता है। इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क बहुत सारे हैं, इसके अंदर बहुत सारा आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन काम करता है, आर्टिकल 12 काम करता है, आर्टिकल 7 काम करता है, आर्टिकल 6, 21, ठीक है, बहुत सारे आर्टिकल्स ऐसे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के जो काम करते हैं, जिनकी बहुत ज्यादा जानकारी आपको रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जब आप पॉलिटी पढ़ेंगे, आगे चल के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे, तो पबएड में आपको ये सब चीजें पढ़नी होंगी, ठीक है। तो आप इन चीजों को जानिएगा, ठीक है। अभी फिलहाल तो आप इतनी चीजें जानिए, आपके 12th के लिए मोर देन इनफ है। आइए, तो अब हम लोग आ जाते हैं फॉर्मली बुक के ऊपर। क्या कहता है? तो बोलता है भाई कि हमारे पास में मॉडर्न वर्ल्ड में हर सरकार एम करती है मैक्सिमाइजेशन ऑफ द वेलफेयर ऑफ इट्स कंट्री, ठीक है। जो भी सरकार है, ठीक है, आइदर डेवलपिंग कंट्री की सरकार है या डेवलप्ड कंट्री की सरकार है, सबका बेसिक एम होता है मैक्सिमम वेलफेयर प्रोवाइड करना। वेलफेयर एम क्यों है? बिकॉज सरकार इलेक्ट किसके द्वारा की गई है?
ये डेमोक्रेटिक सेटअप की बात हो रही है, मोनार्कियल सेटअप की बात नहीं हो रही है बेसिकली, ठीक है। डेमोक्रेटिक सेटअप में सरकार का ऑब्जेक्टिव वेलफेयर ही रहता है, चाहे वो डेवलप्ड इकोनॉमी हो चाहे डेवलपिंग इकोनॉमी हो। क्या यूएस का जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो रहा है, तो कभी आपने सुना है यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में जो कैंडिडेट्स ये करते हैं, पब्लिक को एड्रेस करते हैं, कभी सुना है आपने वो एड्रेस सुना है कभी? ट्रंप हो गए या कोई भी और प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट जो होता है, ठीक है, वो लोग अगर पब्लिक को एड्रेस कर रहे हैं तो कभी उनका एड्रेस सुने? आप इंडिया वाले नहीं सुनते, यूएस वाला क्या सुने? ठीक है, कभी सुना हो आज तक? कोई आइडिया? ठीक है, जैसे इंडिया में होता है ना, मुद्दा क्या होता है? बिजली ला देंगे, पानी ला देंगे, रोड बना देंगे, ठीक है, जल जल योजना, घर घर जल ला देंगे, ये सब होता है ना। वहां क्या मुद्दा होता होगा? हाँ, क्या क्या? नहीं, हम चलिए, तो वहां डेवलप कंट्रीज में क्या मुद्दा होता होगा? हाँ, वही डिबेट, क्या मुद्दा रहता है, कभी कुछ आइडिया हो? ठीक है, वो मतलब डेवलपमेंट का ही पॉइंट होता है ना, मोस्टली पॉइंट किस चीज का? ठीक है, मान लिया डिबेट के फॉर्म में ही होता हो, ठीक है, लेकिन मुद्दा क्या होता है? मुद्दा वेलफेयर ही होता है, डेवलपमेंट ही होता है, ठीक है। तो बोलता है मोस्टली जो डेमोक्रेटिक सेटअप है वहां जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो वेलफेयर है, और वेलफेयर के लिए सरकार को इंश्योर करना पड़ेगा कि सरकार के पास में वो चीजों का पता हो, जिन चीजों पे सरकार को वेलफेयर करना है, ठीक है। वेलफेयर का भी डिफरेंट इकोनॉमी के, ये हम आउट ऑफ द बॉक्स जाके बात कर रहे हैं, हम चैप्टर से रिलेट करके बात नहीं कर रहे हैं, तो आप ये मत समझिए कि चैप्टर के अंदर बात कर रहे हैं, हम वेलफेयर पे बात करने लगे हैं, ठीक है। तो वेलफेयर में क्या होता है कि किसी भी सरकार को अपने देश के अकॉर्डिंग वेलफेयर की चीज जाननी पड़ेगी। देखो, वेलफेयर का डेफिनेशन अलग अलग होता है, ठीक है। इंडिया में वेलफेयर का क्या डेफिनेशन है? ठीक है, इंडिया में वेलफेयर का डेफिनेशन है घर, कपड़ा, मकान, हेल्थ केयर, ठीक है, और तब जाकर के कहीं आता है एजुकेशन, ठीक है, 4th 5th पॉइंट पे एजुकेशन है, और तब बाकी सारी चीजें। क्या यही वेलफेयर का डेफिनेशन यूएस में होगा? नहीं, यूएस में वेलफेयर का ये डेफिनेशन नहीं है। इंडिया में वेलफेयर के डेफिनेशन में डिफरेंट सेक्टर का अलग अलग वेलफेयर का डेफिनेशन है, ठीक है। किसी सेक्टर का कोई डेफिनेशन है, किसी जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में वेलफेयर का डेफिनेशन क्या है? अलग है, ठीक है। इंडस्ट्रियल सेक्टर में वेलफेयर का डेफिनेशन क्या है? अलग है। तो हर जगह वेलफेयर का डेफिनेशन अलग है, और वेलफेयर के डेफिनेशन के हिसाब से बजट का प्रोसीजर भी क्या होता है? चेंज होता है। जैसे हम लोग, अगर आप लोगों ने कभी इस चीज पे बात की हो या गौर किया हो, जब भी बजट आने वाला होता है पहले से चर्चा शुरू हो जाती है, प्री बजट टॉक शुरू हो जाता है। प्री बजट टॉक में क्या बात होती है इंडिया में? प्री बजट टॉक में इंडिया में 3-4 बातें होती हैं। कौन सा सामान सस्ता होगा, कौन सा सामान महंगा होगा, सरकार कितना और नया टैक्स लगाएगी, सरकार किन टैक्स के रेटों को कम करेगी, और सरकार इस बार बजट में इन चीजों के लिए क्या प्रावधान लाएगी, इन चीजों के लिए। दैट इज व्हाट द प्रायोरिटी पॉइंट। जैसे सरकार एजुकेशन के लिए क्या प्रावधान लाएगी, सरकार स्किल डेवलपमेंट के लिए क्या लाएगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए क्या लाएगी, एंड ब्ला ब्ला XYZ जो भी चीजें और होती हैं। ये होता है इंडिया के वेलफेयर का डेफिनेशन और इंडिया के बजट का टॉक, ठीक है। क्या यही पार्लियामेंट्रियन डेफिनेशन वेलफेयर का आप डेवलप्ड स्टेट के लिए दे सकते हैं? दे सकते हैं क्या? नहीं। तभी तो नाम अलग पड़ा ना, डेवलप्ड स्टेट और डेवलपिंग स्टेट का नाम ही क्यों पड़ा? बिकॉज वेलफेयर का डेफिनेशन दोनों जगह क्या है? अलग है। लेकिन वेलफेयर कोर बेसिक क्या है? वेलफेयर ही है। आगे बोलता है, इट रिक्वायर्स अ नंबर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल, इकोनॉमिक एंड वेलफेयर एक्टिविटीज। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। बजट के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, इकोनॉमिक, सेल परचेज ट्रांजेक्शन से रिलेटेड और वेलफेयर से रिलेटेड होगी। ऑल दीज एक्टिविटीज रिक्वायर ह्यूज एक्सपेंडिचर टू बी इनकर्ड। सब चीजों पे आपको क्या चाहिए? खर्च, और खर्च बिना कमाई के पॉसिबल नहीं है, ठीक है। कभी देखे हो किसी ऐसे व्यक्ति को समाज सेवा करते हुए जिसके पास खुद ही धन नहीं है? क्या समाज सेवा बिना धन के किया जा सकता है? ठीक है। सलमान खान बीइंग ह्यूमन क्यों चलाता है? क्योंकि वो एक मूवी का 2 करोड़ रुपया कमाता है, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति 20,000 रुपया कमाए तो वो बीइंग ह्यूमन चला सकता है? पॉसिबल नहीं। तो यहां भी सरकार को अगर वेलफेयर स्टेट में जाना है तो सरकार को ये इंश्योर करना पड़ेगा कि उसके बाद नींद कहाँ आ रहा है, एक सब पता नहीं चलता है आप लोग का भाई।
हम लोग बूढ़ा की कैटेगरी में आ गया, हम लोग अभी जवान आदमी को दिन में नींद आएगा? ठीक है, या तो हम इतना बोरिंग पढ़ा रहे हैं, या सब्जेक्ट इतना बोरिंग है, ठीक है, या आप रात में सोए नहीं, कुछ और कर रहे पढ़ रहे थे, कुछ और मत पढ़ाई कर रहे थे। स्टूडेंट क्या करेगा रात में? पढ़ाई करेगा। सोच आपकी गलत जा रही है। या तो पढ़ेगा या तो पढ़ाएगा। स्टूडेंट क्या कर सकता है? या तो खुद पढ़ेगा या तो फ्रेंड को पढ़ाएगा। सोइए मत भाई साहब, सोइए मत, ठीक है। आप सोएंगे मेरा पूरा का पूरा इंतजाम जीरो हो जाएगा। आई बोलते हैं तो हमारे पास एक्सपेंडिचर इनकर करने के लिए सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू होना चाहिए। एक इसमें बहुत ही ज्यादा डेरोगेटरी पॉइंट ये आता है कि डेवलपिंग हम पहले ही बता देते, बिकॉज वो आगे आएगा, हम उसको डिस्कस करेंगे, उससे पहले ही ये पॉइंट आपके दिमाग में रख देते हैं, ठीक है। बजट हम बहुत आउट ऑफ द बॉक्स जाके पढ़ाएंगे, इसीलिए चैप्टर को रोके भी हुए थे, ठीक है, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ है चैप्टर के अंदर। चैप्टर के अंदर सिर्फ 4 बात लिखी हुई है, कैपिटल रिसीट क्या होता है, कैपिटल पेमेंट क्या होता है, रेवेन्यू रिसीट क्या होता है, रेवेन्यू पेमेंट क्या होता है, यही 4 बात इसके अंदर लिखा हुआ और कुछ नहीं लिखा हुआ, ठीक है। तो बोलता है कि अगर आप, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं इंडिया का बजट हमेशा क्या रहता है, डेफिसिट बजट रहता है, ठीक है, डेफिसिट बजट। इसका मतलब क्या हुआ डेफिसिट बजट का मतलब, ठीक है, एक्सपेंडिचर्स आपके क्या है, ज्यादा है, इनकम आपका क्या है, कम है। तो भाई आप डेफिसिट बजट कितने साल निकाल सकते हो? सालों साल आप क्या निकाल रहे हो? डेफिसिट बजट। कैसे कंट्रोल कर रहे हो डेफिसिट बजट को? मैं बोलूं कि मैं कमा रहा हूं 1 रुपया, खर्च कर रहा हूं 2 रुपया हर साल, कैसे पॉसिबल है? मतलब सिंपल सी बात है, अगर आप आमदनी 98 और खर्चा रुपया कर रहे हो तो उस डिफरेंस 50 पैसे को आप कैसे मेंटेन करोगे? एवरी टाइम यू हैव टू व्हाट, बोरो, एवरी टाइम यू हैव टू व्हाट, बोरो, ठीक है। और जब भी आप बोरो, डेफिसिट बजट इज अ वेरी बैड थिंग। डेफिसिट बजट का मतलब ही है, जहां डेफिसिट बजट आ गया मतलब कि वो इकोनॉमी एक ऐसे जाल में फंस रही है जिससे निकलना बहुत मुश्किल है। और वो जाल किस चीज का है? वो जाल है बोरोइंग का, ठीक है। आप एक बार कर्ज लेके आए, आपके पास कर्ज आ गया, ठीक है, आपने, ठीक है, मान लिया कि 2 रुपए के आपकी का एक्सपेंडिचर 2 रुपए का था, 1 रुपए आपकी कमाई थी, आपने प्लस 1 रुपया लोन के थ्रू किया और आपने ये 2 रुपए का एक्सपेंडिचर क्या कर लिया, कर दिया, ठीक है। 1 साल तो आप खुश हो गए कि चलो ठीक है, मेरे को कहीं ना कहीं से फंड मिल गया, मैंने 2 रुपए का अपना एक्सपेंडिचर क्या कर लिया, कवर अप कर लिया। लेकिन हाउ अबाउट दैट थिंग जब ये बार बार हो रहा है, क्योंकि आप जब 1 रुपए का लोन लेके आए तो आप ये तो देख नहीं रहे कि मैं अपने सर के ऊपर एक और सरदर्दी लेके आ रहा हूँ, ठीक है। 1 रुपए में आपको 10 पैसा देना किस चीज का पड़ेगा, इंटरेस्ट का। ये 10 पैसा अगले साल आपके खर्च में जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, ठीक है। ये 10 पैसा इंटरेस्ट का भी जुड़ेगा और प्लस ये जो 1 रुपए का लोन लेके आए हो इसका रिपेमेंट भी तो करोगे, ठीक है। और फिर अगले साल तुम कह रहे हो कि मेरा आमदनी 98 और खर्चा रुपया, और ये आमदनी 98 में अब आपने और 10 पैसा इंटरेस्ट का और कुछ पैसा लोन का जोड़ लिया है, तो मतलब एक्सपेंडिचर साइड आपका लगातार क्या हो रहा है, एक्सपेंडिचर साइड आपका लगातार क्या होता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। और बढ़ता चला जा रहा है और आपके पास में जब तक एंटिसिपेटेड रेवेन्यू में बहुत ज्यादा फ्लो नहीं आएगा, ठीक है, कभी भी आप इस सिचुएशन से बच सकते हैं। पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी ही नहीं है इस सिचुएशन से बचने का। तो डेफिसिट बजट जो होता है, जब डेफिसिट फिनांसिंग होती है, आगे हम आपको आकर के पढ़ाएंगे, इट लीड्स टू स्प्राउलिंग इंटरेस्ट, ठीक है। और इंटरेस्ट बर्डन बढ़ते 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 हम लोग एक शब्द आगे पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं क्या, डेट ट्रैप, ठीक है। क्या इंडिया डेट ट्रैप में फंसा हुआ है? यूनियन बजट इंडिया का ही पढ़ना है, ठीक है। क्या इंडिया डेट ट्रैप में फंसा हुआ है, ठीक है। इसमें हम लोग ब्लैंकली यस या ब्लैंकली नो तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ हमारे पास में कुछ रीजंस एंड जस्टिफिकेशंस होने चाहिए। क्या इंडिया इंटरनेशनल बोरोइंग्स करता है, ठीक है। क्या इंडिया इंस्टीट्यूशनल बोरोइंग्स करता है? इंस्टीट्यूशनल बोरोइंग्स और इंटरनेशनल बोरोइंग्स में फर्क, यस सर बोल दिया आपने। इंटरनेशनल बोरोइंग्स और इंस्टीट्यूशनल बोरोइंग्स में फर्क, इंटरनेशनल कंट्री टू कंट्री हो गया, ठीक है, या आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक से हो गया जो इंटरनेशनल फॉरेन इंटरनेशनल मॉनेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, और इंस्टीट्यूशनल नहीं, तो इंटरनेशनल में तो बाहर के इंस्टीट्यूशन से आ गया,
ठीक है। इंस्टीट्यूशनल अपने देश के अंदर की लिया, ठीक है, मतलब देश के कॉमर्शियल बैंक से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, ठीक है। क्या ये जो सोर्स ऑफ इनकम आपका लोन फाइनेंसिंग या डेफिसिट फाइनेंसिंग के थ्रू आ रहा है, क्या ये सिस्टम ये इंश्योर करेगा कि देश ग्रो कर रहा है? क्या ये इंश्योरेंस देगा, क्या ये एश्योरेंस देगा कि कंट्री डेवलप कर रहा है? लोन के फंड से कभी आपका पर्सनल डेवलपमेंट हो सकता है? आप खुद की बात सोच के देखिए ना, ठीक है। आपको एक जींस पसंद आ गया जिसकी कीमत 10,000 रुपए, फॉर एग्जाम्पल, आपके पॉकेट में 7,000 रुपए है, आपने वो जींस 3,000 रुपए किसी से उधार लेकर के खरीद लिया, ठीक है। और अगर आपके पास में, आपको पता है कि मेरे पास में नेक्स्ट टाइम सोर्स ऑफ जनरेशन ऑफ फंड नहीं है कि मैं 3,000 चुका पाऊंगा, तो आप सीधे सीधे क्या कर रहे हैं? सीधे सीधे आप अपने सर के ऊपर क्या ले रहे हैं? लाइबिलिटी ले रहे हैं। बात समझ में आ? हाँ, वही बात है ना, ठीक है। तो उसको समझाया जाए कि वो कितने का पेन है, जितना उसके पॉकेट में पैसा है उतने का पेन है, 7,000 रुपए का पेन है, ठीक है। तो 10,000 का जींस नॉर्मल बात नहीं, 10,000 का जींस है, ये तो नॉर्मल 1 से 1 फ्री वाला। क्या बोला, क्या बोला? लंदन बेचते हैं? अच्छा, नहीं 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 नहीं, लंदन नहीं बेचते, ऐसा नहीं है। तुमको बड़ा ही क्या? अच्छा, देखिए, अपना खर्चा समझ जाए आज के इस महंगाई के दौर में, यही बहुत बड़ी बात। महीना खत्म होते ये कंसेप्ट पैसे में नहीं चलता है, ठीक है। ऐसा कंसेप्ट ना, ठीक, बॉलीवुड मूवीज में बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, वेब सीरीज में बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। जब जिंदगी की सीरीज चलेगी तो ये सब चीजें अच्छा नहीं लगता। तब तो 5 रुपए का चाय भी तुम अलग पियो, हम अलग पीते हैं, ठीक है। दोस्ती अपनी जगह, खर्चा अपनी जगह, ठीक है। आओ देखो, तो बजट से नहीं तो गड़बड़ाने लगेगा लाइफ का। आ जाओ यहाँ पे, ठीक है। तो हमारे पास में जब भी डेफिसिट फाइनेंसिंग का सिचुएशन आएगा, डेवलपिंग कंट्री और डेफिसिट बजट, ये दोनों एक दूसरे के साथ में हमेशा चलते हैं, ठीक है। और यही वजह है कि डेवलपिंग कंट्री बहुत जल्दी और बहुत तेजी से डेवलपमेंट की तरफ नहीं जा पाता, बिकॉज उसका कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ फंड कहाँ निकलने लगता है, कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ फंड उसका इंफ्यूज होने लगता है जो लोन लिया होता है उसको रिपेमेंट करने में, ठीक है। तो ये कुछ कंपोनेंट है जो आगे हम लोग पढ़ेंगे, इम्प्लीकेशंस भी आगे हम लोग पढ़ेंगे कि भाई अगर सरप्लस बजट होगा तो उसका क्या फायदा होगा, डेफिसिट बजट होगा तो उसका क्या फायदा होगा, ठीक है। डेफिसिट बजट क्या सिर्फ डेवलपिंग कंट्री का ही होता है, या डेफिसिट बजट डेवलप्ड कंट्री का भी हो सकता है, ठीक है। डेवलप्ड कंट्री का भी डेफिसिट बजट हो सकता है अगर कंट्री ने करंट पार्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत ज्यादा प्रायोरिटी क्या कर दी है, दे दी है, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन द इंफ्रास्ट्रक्चर सिचुएशन, डिपेंडिंग अपॉन द इकोनॉमिक सिचुएशन, ठीक है, आपका डेफिसिट बजट आ सकता है। इस बार के इंडियन यूनियन बजट में क्या लगता है आप लोगों को, क्या चेंजेस आएंगे? ठीक है, इंडियन बजट में क्या होगा? डेफिसिट बजट होगा, खैर सरप्लस तो कभी भी नहीं होता है, ठीक है। डेफिसिट, ह्यूज डेफिसिट शो करेगी इंडियन गवर्नमेंट इस बार, ठीक है। इंडियन गवर्नमेंट ह्यूज डेफिसिट शो करेगी, क्यों शो करेगी? ठीक है, क्योंकि इस साल के एंटीसिपेशन के हिसाब से गवर्नमेंट अगर नेक्स्ट ईयर का एंटीसिपेशन करेगी तो वो हमारे अपने रेवेन्यू के सोर्सेस को क्या दिखाएगी, कम दिखाएगी, ठीक है। और एक्सपेंसेस, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर के, हेल्थ केयर के ऊपर इस बार एक्सपेंसेस क्या हुए हैं सरकार के, बहुत ज्यादा गए हैं, और आगे आने वाले समय में सरकार के एक्सपेंसेस जाएंगे भी और ज्यादा, ठीक है। तो सरकार अपना डेफिसिट बजट दिखाने वाली है। अच्छा, एक केस ये हो गया। दूसरा केस ये होता है कि सरकार ने 2020 का एंटीसिपेटेड बजट दिया होगा पिछले साल, ठीक है ना, फरवरी 2020 में इस साल का बजट आया होगा। क्या होता है तब जब बजट आने के बाद बजट और एक्चुअल में डिफरेंस होता है? क्वेश्चन समझ में आया? मैंने बोला कि बजट एक, जैसे कि फरवरी 2020 में सरकार ने फाइनेंशियल ईयर 2021 का बजट दिया होगा, ठीक है, जो कि अभी चल रहा है फाइनेंशियल ईयर 2021, ठीक है। अच्छा, क्या होता है कि 2021 का जो सरकार ने बजट अनाउंस किया, उस बजट के अकॉर्डिंग करंट जो हम लोगों का रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर्स हो रहे हैं, तो उसका कोई इंप्लीकेशन सरकार रखती है, उसका कोई ब्यौरा सरकार रखती है या नहीं रखती है?
इसका कोई ब्यौरा सरकार रखती होगी कि नहीं रखती होगी? रखती होगी। एडजस्टमेंट्स कुछ होते होंगे क्या? एडजस्टमेंट नहीं, हाँ, वो तो ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो सरकार ने बोला कि इस बार डेफिसिट बजट रहेगा 1500 करोड़ का, 1500 करोड़ का, ठीक है। मतलब सरकार कह रही है कि अकॉर्डिंग टू द एंटीसिपेशन 1500 करोड़ रुपए हम खर्चा ज्यादा करेंगे एज इन कंपैरिजन टू द एंटीसिपेटेड रेवेन्यू ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। अब मान लो करंट फाइनेंशियल ईयर जब एंड हुआ 31 मार्च 2021 को, ठीक है, तो यहाँ पे सरकार अपना एक्चुअल खर्चा और एक्चुअल इनकम निकाल पाएगी कि नहीं निकाल पाएगी? निकाल लेगी नहीं निकाल लेगी? निकाल लेगी। तो निकाल लेगी तो इसको बजटेड से कंपेयर भी तो कर सकती है ना, या करती होगी ना? करती होगी, बिल्कुल करेगी कंपेयर। कंपेयर करने के बाद सरकार को क्या पता चल सकता है? या तो सरकार ने जो अनुमान लगाया था डेफिसिट 1500 करोड़ का, उससे या तो डेफिसिट क्या हो गया होगा? ज्यादा हो गया होगा, या उससे डेफिसिट क्या रहा होगा? कम रहा होगा। अब एक बात समझना, सरकार ने जब स्टार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में ये प्लान करके बजट निकाला कि मेरा 1500 करोड़ रुपए का डेफिसिट आने वाला है अगले फाइनेंशियल में, तो सरकार ने उसके हिसाब से डेफिसिट फाइनेंसिंग भी किया होगा, क्योंकि भाई विद इन द ईयर सरकार को लग गया कि अपने को 1500 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा चाहिए होगा खर्चा निपटाने के लिए। तो सरकार अब जिस दिन खर्चा का डेट आएगा उस दिन तो लोन लेने के लिए नहीं ना दौड़ेगी, ठीक है। लोन का प्रोविजन तो सरकार क्या करके रखेगी? पहले से करके रखेगी। तो इसमें सरकार ने, मान लो कि एक ऐसा सिचुएशन आया जिसमें एक्चुअल डेफिसिट 1400 करोड़ रुपए का ही आया, क्या दिक्कत आ गई? 100 करोड़ आपने ज्यादा क्या करके रख लिया? फाइनेंस करके रख लिया। तो 100 करोड़ रुपए पे आपको पूरे फाइनेंशियल ईयर में इंटरेस्ट लॉस तो हुआ ही, ठीक है, रीपेमेंट लॉस भी हुआ। तो क्या ऐसा सिचुएशन गवर्नमेंट को देखना पड़ता होगा कि नहीं देखना पड़ता होगा? देखना पड़ता होगा। और उसका इफेक्ट, उस बैलेंस एक्चुअल और बजटेड का जो इफेक्ट होगा, वो इफेक्ट कहां कैरी हो जाता होगा? नेक्स्ट बजट में। हाँ, तो नेक्स्ट तो वही हुआ ना। नेक्स्ट बजट कहने का मतलब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जो अगला बजट प्रपोज होगा। हाँ, ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ 20-21 फाइनेंशियल ईयर चलते चलते ही अगला बजट आ जाता होगा, ठीक है। तो एक ये भी बात होती है, इसमें भी अगर आपने बोल दिया तो वो भी हम आपको समझा दें। जैसे मान लो कि फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 20-21, ठीक है, और ये 20-21 फाइनेंशियल ईयर के बीच में ही फरवरी 2021 को अगले फाइनेंशियल ईयर 21-22 का बजट क्या कर दिया जाएगा? पब्लिश कर दिया जाएगा। यही आप कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इस एंटीसिपेशन में भी अभी तक के जो डेविएशंस यू कैन से, ठीक है, अभी तक के डेविएशंस को हम अकाउंट फॉर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? हाँ हाँ, ठीक है। बैलेंस शीट सरकार अपनी जो वो 31 मार्च को ही बनाएगी, हम एग्री करते हैं। सरकार एक्चुअली बैलेंस शीट बनाएगी नहीं, सरकार स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएगी अपना, या जो भी बनाएगी सरकार, ठीक है, जो भी बनाती होगी या जो भी बनता होगा, ठीक है। ये वाला बजट अनाउंस होने से कुछ टाइम पहले सरकार का 3 क्वार्टर तो पास हो चुका है, 3 क्वार्टर पास हो चुका है ना, ठीक है। लास्ट क्वार्टर में गवर्नमेंट काम कर रही है, तो 3 क्वार्टर के जो सरकार के डिसबैलेंसेस होंगे या बैलेंसेस होंगे, ठीक है, जो भी एक्चुअल और एस्टिमेशन में जो भी डेविएशन होगा, ठीक है, सरकार उसको बुक कर सकती है कि नहीं बुक कर सकती है? बुक कर सकती नहीं, सरकार उसको बुक करती है, ठीक है। सरकार उसको क्या करती है? बुक करती है, ठीक है। और बुक करके ट्रांसमिशन को, जो उसको यू कैन से ट्रांजैक्शंस जो चेंज हुए हैं उनको मैनेज करती है, ठीक है। तो ये प्रोसीजर, ये बहुत इतना आसान प्रोसीजर नहीं जो मैंने बोल दिया कि सरकार बुक कर सकती है, सरकार बुक करती है, सरकार ने बुक कर लिया, ठीक है भाई। ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है, लेकिन हाँ, ये चीज की जाती है, ठीक है। इसके पीछे बहुत सारे सैम्पलिंग टेक्निक्स हैं, इसके पीछे डेटा कलेक्शन टेक्निक्स हैं, इसके पीछे बजट रिसर्च होता है, ठीक है। रिसर्च के बाद बहुत सारे प्रोपोजिशंस बनाए जाते हैं, उनको बहुत सारी टेस्टिंग से गुजरना होता है, ठीक है। कुछ पैरामेट्रिक टेस्टिंग होती है, कुछ नॉन पैरामेट्रिक टेस्टिंग होती है, बहुत सारे स्टैटिस्टिकल टूल्स लगते हैं इसके ऊपर, ठीक है। टी टेस्ट, एफ टेस्ट, जेड स्क्वायर टेस्ट, चाई स्क्वायर टेस्ट, बहुत सारी चीजें आप पढ़ेंगे, आगे आगे पढ़ेंगे इन सब चीजों को, ठीक है। उन सब चीजों को करके तब सरकार एक यू कैन से एक फाइनल क्या कह सकते हैं, नतीजा कह सकते हैं, एक फाइनल नतीजे पे पहुंचती है कि हाँ भाई 3 क्वार्टर्स में क्या डेविएशंस रह गए हैं, उन डेविएशंस को कैसे कंट्रोल किया जाएगा, ब्ला ब्ला बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। उनको सरकार नेक्स्ट बजट में प्रपोज करती है और तब जाकर के अगला बजट क्या होता है, निकलता है, ठीक है।
तो ये पूरा का पूरा कंसेप्ट है बजटिंग का। इसमें स्पेशल कंट्री टू कंट्री, ये तो एक जनरल मैंने प्रोपोजिशन आपको बता दिया, कंट्री टू कंट्री अकॉर्डिंग टू द स्टेट ऑफ वेलफेयर, हर जगह क्या होता है अपने हिसाब से चेंज होता है, और उस चेंज को हर देश का कॉन्स्टिट्यूशन रिमार्क करता है अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने अपने पास रिमार्क कर रखा है कि लेजिस्लेशन को हमें कितना पावर देना है, ठीक है, असेंबली को हमें कितना पावर देना है, ये सारी बातें कहाँ लिखी हुई हैं? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखी हुई हैं। कॉन्स्टिट्यूशन को जब रीड करना होगा आपको, तब आपको इन पावर्स के बारे में पता चलेगा, ठीक है। आइए भाई, तो हम लोग और आगे बात करें। नेक्स्ट बात बोलता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट बजट। तो बोलता है गवर्नमेंट बजट क्या है? एक एनुअल स्टेटमेंट है, एनुअल लिखना जरूरी है, बिकॉज बजट विदाउट द स्पेसिफिकेशन ऑफ अ पीरियड इज नल, ठीक है। जब तक आप बजट में पीरियड स्पेसिफाई नहीं करते हैं, इट्स अ नल कंसेप्ट। नल का मतलब वॉइड है, कुछ समझ में ही नहीं आएगा कि क्या है, कितने दिन का बजट है, 1 दिन का, 2 दिन का, 5 दिन का, ठीक है। तो बजट बेसिकली कितने दिनों का होता है? इट्स अ एनुअल कंसेप्ट, ठीक है, 1 साल का बनाया जाता है। शोइंग आइटम वाइज एस्टिमेट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइटम वाइज आपका दिमाग घूम जाएगा, सर लाखों आइटम है, ठीक है, लाखों आइटम है, सोर्सेज हैं रेवेन्यू के, और करोड़ों सोर्सेज होंगे, ठीक है, किस चीज के? एक्सपेंडिचर के। क्या आइटम वाइज कलेक्ट करना है? होता है कलेक्ट, यस, ठीक है। पूरा का पूरा डिपार्टमेंट बैठा हुआ है आपका किस चीज के लिए? सिर्फ इसी चीज के लिए। पूरा एनएसएसओ क्या कर रहा है? ठीक है, एनएसएसओ नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट का एक पूरा डिपार्टमेंट है, सिर्फ किस चीज के लिए? डेटा कलेक्ट करने के लिए। सेंसस वाला जो काम होता है, ठीक है, एनएसएसओ करती है। डेटा कलेक्शन का काम कौन करता है? एनएसएसओ करती है। इकोनॉमिक कलेक्शन का काम कौन करता है? एनएसएसओ करती है, ठीक है। और साथ में प्लानिंग कमीशन, ठीक है, प्लानिंग कमीशन क्या कर रहा है भाई साहब? ओह शिट, लाइट कैसे कट गया यार, बहुत दिन बाद लाइट कटा है।